प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम की हिंदी विषय की ये व्याख्यानमाला जो आपको कोविड की जो समस्या है उसके दौरान पढ़ने में सहायता करेगी, उसमें आपका स्वागत है। कल हमारी प्रथम कक्षा या प्रथम व्याख्यान हमारा हुआ था और उसमें हमने ये चर्चा की थी कहानी क्या है, और कुछ बातें समझ में आने भी लगी थी कि कहानी कहाँ से शुरू होकर हमारे तक आ रही है। और हमने 3-4 विद्वानों द्वारा कहानी के बारे में रखे गए विचार, जिन्हें हम परिभाषा कहते हैं, उनके बारे में जाना था। और वो सब विद्वान थे भारतीय। और आज भी हम कुछ और अन्य भारतीय विद्वान कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात पाश्चात्य विद्वान 1 या 2 की संख्या में वो कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं वो जानेंगे। कल हमने जैनेन्द्र कुमार के द्वारा कहानी के बारे में बताई गई परिभाषा देखी थी, बाबू गुलाब राय की परिभाषा देखी थी, जिसमें वो ध्रुवपद की तान से कहानी की तुलना करते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार कहानी को एक प्रकार की भूख बताते हैं, और श्री कृष्णलाल जो है कहानी को एक कला बताते हैं या कलात्मक रूप बताते हैं। आज हम गद्य साहित्य के सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानियों के बेताज बादशाह प्रेमचंद के कहानी के बारे में क्या विचार थे उसको भी संक्षिप्त में जानेंगे। हम परिभाषाओं को देख रहे हैं, हालांकि प्रेमचंद ने कहानी की कोई परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन जगह जगह दिए गए अपने व्याख्यानों में कहानी के बारे में कुछ बताया। उसमें से कुछ छांट करके हमने यहाँ रखा है, और वो ज़्यादातर कहानी के उद्देश्य के बारे में ही बताते हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या है, या कहानी असल में कौन सी सही है, बढ़िया है। प्रेमचंद जी का कहना है कि कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं है, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। कहानी आकार में छोटी होती है, इसका मतलब ये है। दूसरा पहलू देखिए, एक अंग दिखा रही है, इसका मतलब छोटी है आकार। तो कहानी का उद्देश्य पूरे मनुष्य जीवन को दिखाना नहीं होता, बल्कि उस जीवन में से कोई एक छोटा मोटा अंग दिखाना उसका उद्देश्य होता है। दूसरी बात वो कहते हैं, वर्तमान कहानी के संदर्भ में कहते हैं, वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। कहानी का ध्येय क्या है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ। मन अर्थात मन के भीतर झांकती है और जीवन के यथार्थ को दिखाती है, और उसका दिखाना कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो बात प्रेमचंद कहते हैं, जिससे कि कहानी का एक स्वरूप कुछ निखर करके उभर करके हमारे सामने आता है, प्रेमचंद जी एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। यहाँ मूल तत्व क्या है? मनोवैज्ञानिक सत्य। जो मनुष्य का मन है उसको समझने वाली बात कहानी में यदि है तो वही कहानी उत्तम कहानी, बेहतर कहानी, अच्छी कहानी होती है। तो इससे एक बात हम समझ सकते हैं कि कहानी
वह होती है जो कि मनुष्य के जीवन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ का चित्रण करे और आकार में बहुत बड़ी नहीं हो। एक और विद्वान हुए हैं श्री राय कृष्णदास। इनके अनुसार कहानी या आख्यायिका चाहे लक्ष्य युक्त हो या लक्ष्य विहीन, मनोरंजन के साथ साथ अवश्य ही जीवन के किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करती है। तो इसमें जो मूल बात परिभाषा में आपने बताई है वो है जीवन का सत्य। कहानी हमको काल्पनिक लगती हो सकती है, लेकिन उस कल्पना में भी जीवन का सत्य निश्चित रूप से छुपा होता है। यहाँ दो चीज़ साथ में और जोड़ दी कि लक्ष्य, साथ में जोड़ा है कि लक्ष्य युक्त हो या लक्ष्य विहीन हो। अर्थात लेखक ने लिखते समय चाहे कोई लक्ष्य निर्धारित किया हो या नहीं हो, फिर भी कहानी मनोरंजन तो करती ही करती है, उसके साथ साथ जीवन के किसी न किसी सत्य का उद्घाटन भी करती है। फिर इलाचंद जोशी कहानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कहानी जीवन चक्र के संघर्षों की, कहानी जीवन चक्र के संघर्षों की किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति का प्रदर्शन करती है। देखिए, इतनी परिभाषाएं देखिए, जीवन तो कहीं न कहीं आता है, और वो जीवन किसका होगा? मनुष्य का। तो इलाचंद्र जोशी जो है वो इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, तो आप कहानी के बारे में समझ लेंगे। जीवन चक्र अर्थात मनुष्य का पूरा जीवन क्या है? संघर्ष है, संघर्षमय है, और उन संघर्षों में से किसी विशेष परिस्थिति, समस्त जीवन चक्र की समस्या नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि किसी विशेष परिस्थिति में जो संघर्ष सामने आता है, उस परिस्थिति का स्वाभाविक गति का प्रदर्शन करने वाली जो रचना होती है वही कहानी होती है। तो इसमें स्वाभाविकता और जीवन के संघर्ष या विशेष परिस्थितियां मूल तत्व है जो आपको ध्यान रखने होंगे। एक विद्वान हुए हैं विद्यालंकार, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। वो कहते हैं कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का लाभ, घटनात्मक इकहरे चित्रण का काम कहानी का लक्ष्य है। सभी अंगों के समान रस इसका आवश्यक गुण है। ऊपर दिए गई परिभाषाओं में एक चीज़ जो शामिल होने से रह गई थी वो आपने परिभाषा में शामिल कर दी। वो क्या है? वो है रस। और हम जानते हैं कि असल में उत्तम साहित्य वही है जिससे रस का परिपाक होता है। और यहाँ भी स्पष्ट बताया कि घटनात्मक इकहरे चित्रण, जीवन में बहुत सी घटनाएं होती है, लेकिन चित्रण कैसा? इकहरा, किसी एक घटना को लेकर के उसका चित्रण कहानी में होता है। और साहित्य के जो विविध अंग हैं या विधाएं हैं, उनमें जिस तरह से रस का परिपाक होता है, उसी तरह से कहानी से भी रस का परिपाक होता है, अर्थात रस उसका आवश्यक गुण होता है। ये थी कुछ, हालांकि और बहुत से लोगों ने परिभाषाएं दी है, लेकिन हमने कहानी को समझने के लिए इतनी परिभाषाओं को ही यहाँ रखा है। अब लेते हैं दो पाश्चात्य विद्वान कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक कहानी पश्चिम से प्रभावित है, पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित है, तो वो कहानी के बारे में, वहाँ के विद्वान कहानी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी देखना हमारा कर्तव्य हो जाता है।
तो पहले विद्वान जिनका नाम मैं लूँगा वो है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स, इन्होंने कहानी की जो परिभाषा दी है उसमें समय को महत्व दिया है, कहानी को समय में बांधा है। क्या कहते हैं वो? कोई भी कथात्मक रचना जो कम से कम 20 मिनट में पढ़ी जा सके। ये परिभाषा कुछ अधूरी लगती है, क्योंकि इन्होंने समय दिया है वो भी एक तरफ दिया है, एक तरफा, कम से कम 20 मिनट। तो इसका मतलब यदि वो बढ़ाया जाए तो कितना भी समय, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ले जा सकता है। तो यहाँ ये अधूरापन है। दूसरी चीज़, जीवन वगैरह से कुछ नहीं लिया, कहीं जोड़ा ही नहीं है आपने। लेकिन फिर भी इन्होंने 2 चीज़ें कही है कि कोई भी कथात्मक अर्थात कहानीनुमा या गद्यनुमा रचना जो होती है और कम से कम 20 मिनट में पढ़ी जा सके। तो उन्होंने न्यूनतम समय अर्थात जो 20 मिनट के आसपास का समय होता है उसमें जो लिखी जा सके। इनके कहने का मतलब मैं यही निकालता हूँ, ये नहीं कि बहुत बड़ी लिख दी जाए, तो वो कहानी होती है। दूसरे हुए हैं विद्वान एक जॉन फॉस्टर। जॉन फॉस्टर क्या कहते हैं कि घटनाओं की वही परंपरा जो परस्पर संबद्ध होकर निश्चित परिणाम तक पहुंचने में समर्थ हो। तो इस परिभाषा में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो घटनाएं और उनकी परंपरा। घटनाओं की परंपरा का मतलब है कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन परंपराओं में, उन घटनाओं में कुछ घटनाएं परस्पर संबद्ध होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक निश्चित परिणाम तक पहुंचने में समर्थ होती है। कहानी में कई घटनाएं होती है, जीवन के किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में वो आपस में जुड़ती है और एक परिणाम देती है, अर्थात उस घटना का कोई ना कोई परिणाम जीवन पर पड़ता है, उभर कर आता है। तो वो जो है ऐसी समर्थ रचना कहानी कहलाती है, ये जॉन फॉस्टर का कहना है। तो इस तरह से हमने पाश्चात्य में भी देख लिया कि एक निश्चित समय, एक गद्य रचना, गद्यात्मक रचना, कथात्मक का मतलब गद्यात्मक है, यहाँ कथात्मक कहा है, हिंदी रूपांतरण में शायद इन्होंने कथात्मक लिख दिया है, बाकी इनका उद्देश्य जो मूल अर्थ जो है वो शायद गद्यात्मक ही रहा हो। तो हमने भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा और पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा के माध्यम से कहानी को समझने का प्रयास किया। तो इन परिभाषाओं को पढ़ने के परिणाम स्वरूप कहानी की कुछ विशेषताएं या कहानी का लक्ष्य जो है वो हमारे सामने निकल करके आता है। वो क्या है? पहला जो लक्ष्य हमारे सामने निकल के आता है कहानी का, वो है हृदय की रागात्मक वृत्तियों को जागृत कर रस की सृष्टि करना कहानी का लक्ष्य होता है। अब जब लक्ष्य बताया तो हम कह सकते हैं कि वही कहानी होती है। रागात्मक वृत्ति, विशेष लगाव, आकर्षण। हृदय निश्चित रूप से जिस किसी बारे में सोचता है, लगाव रखता है, वो राग कहलाता है। तो उसको जागृत कर रस की सृष्टि जो रचना करती है वो कहानी होती है, और कहानी का वही मूलतः लक्ष्य होता है। दूसरी जो बात निकल कर के आती है
जीवन की किसी एक घटना का मार्मिक चित्र खींचना। जीवन की किसी एक घटना का मार्मिक चित्र खींचना और उसके रहस्य को उजागर करना। और उसके रहस्य को उजागर करना ऊपर परिभाषाओं के माध्यम से निकल के आ रही है चीज़ें। किसी एक घटना का चित्रण और उसका यदि कोई रहस्य है तो उसको उजागर करना है। यहाँ रहस्य का मतलब वो नहीं है जादू टोने वाला रहस्य है, भूत प्रेतों वाला रहस्य, बल्कि इस कहानी के अंदर किस बात को लेकर के लेखक चाहता है, किस भाव को लेकर के लेखक आगे बढ़ना चाहता है, उसका उद्घाटन करना होता है। तीसरी जो बात कहानी की हमारे सामने लिखित में आती है वो क्या है? वो है किसी मनोवैज्ञानिक सत्य, किसी मनोवैज्ञानिक सत्य अथवा जीवन के किसी एक पक्ष का यथार्थ चित्रण। जीवन के किसी मनोवैज्ञानिक सत्य और अथवा जीवन के किसी एक पक्ष का यथार्थ चित्रण। ऊपर जो एक घटना कहा है यहाँ उसको थोड़ा सा पलट दिया गया है। वो क्या है? यहाँ सत्य तो है जीवन का, लेकिन कैसा सत्य? जो मनुष्य के मन से जुड़ा हो, मनोवैज्ञानिक सत्य अथवा जीवन का कोई एक पक्ष। तीसरी चीज जो जुड़ती है वो है यथार्थ चित्रण। चित्रण ही नहीं, यथार्थ चित्रण। तो कहानी में कई तत्व उभर के आते, जैसे यथार्थ होना चाहिए, मनोवैज्ञानिकता के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, जीवन का कोई एक पक्ष होना चाहिए, आकार में न बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा होना चाहिए। इस तरह से कई बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। अब इतनी चीज़ पढ़ने के बाद कोई हमसे पूछे कि कहानी का स्वरूप क्या होता है, आप क्या बताएंगे? स्वरूप का मतलब होता है कि जिस चीज़ को देख करके आप पहचान कर सकें कि ये कहानी है। देखते ही कहे कि हाँ ये कहानी है, ये कविता है, ये उपन्यास है, ये नाटक है, ये काव्य है, महाकाव्य है, या ये जो है जीवनी है, क्या है, वो बता सकें तो उसको कहते हैं स्वरूप। आपके सामने मैं खड़ा हूँ और जहाँ मैं लिख कर के आपको बता रहा होता हूँ, यहाँ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं मान लो आपके पास एक ये चीज़ प्रस्तुत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ और पूछता हूँ कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये पुस्तक है। तो आपने पहचाना उसको। कैसे पहचाना? आपने इसको कागज़ क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? इसका कारण है कि इसका कुछ एक निश्चित गुण हैं, निश्चित बिंदु हैं, निश्चित तथ्य हैं, जिसके आधार पर हमने सीखा है कि यदि ऐसी कोई चीज़ है तो वो पुस्तक होगी, किताब होगी। उसी तरह कहानी का भी एक स्वरूप होता है जिसके देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये कहानी है। तो उस आधार पर हम कहानी के स्वरूप की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि कहानी में कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। वो कौन सी है? लघु आकार या छोटा आकार। कहानी का आकार छोटा होगा। हालांकि हम ये तय नहीं कर सकते कि कहानी कितनी बड़ी होगी, 10 पंक्तियों की होगी या 1 पृष्ठ की होगी या 2 की, 5 की, 10 की, 20 की, कितने पृष्ठों की कहानी होगी। वो जो घटनाक्रम लेते हैं और जो प्रवाह लेखक का बनता है या जो उद्देश्य लेकर के लेखक चलता है उसके आधार पर तय की जाती है। यदि आकार बहुत बड़ा है तो वो अच्छी कहानी नहीं मानी जाएगी, एकदम छोटा है तो भी वो अच्छी कहानी नहीं मानी जाएगी। हालांकि आजकल लघु कथा के रूप में छोटी छोटी कहानियाँ चलती है जो
एक कॉलम के कुछ हिस्से में ही आ जाती है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 पंक्तियों में कहानी लिखते हैं कि ये कहानी है। चलिए, वो तो एक प्रयोग थे, हम उन प्रयोगों को छोड़ भी देते हैं तो भी कहानी आकार में लघु होती है, ये हम जानेंगे। दूसरी है संवेदना की एकता। जीवन में जो जो अनुभूति हमने की है, लेखक ने की है, या हर मनुष्य द्वारा की जाती है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, और उनके प्रति हमारी संवेदनाएं भी होती है। वो संवेदनाएं हमारी बिखरी हुई रहती है एक आम आदमी के, लेकिन जब रचनाकार, कहानीकार उन घटनाओं को देखता है तो वो उन संवेदनाओं को एक स्थान पर लाता है। तो इस तरह से जो संवेदनाएं होती है किसी घटना के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, उन संवेदनाओं की एकता कहानी में होती है, बिखराव नहीं होता संवेदनाओं में। तीसरी चीज होती है प्रभावान्विति, कि कहानी प्रभाव डालने वाली होती है। कहानी पढ़ने पर कहानी का प्रभाव उत्पन्न होता है, हमारे पर पड़ता है, उसकी अन्विति हम पर होती है। ऐसा नहीं है कि कहानी में घटनाक्रम को बताया, संवेदनाओं की एकता भी कर दी, आकार भी लघु रख दिया और उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो। जितने भी प्रभाव हैं उनकी भी आपस में अन्विति होकर के जीवन पर प्रभाव डालती है। तीसरी चीज़ है कहानी किस आधार को लेकर के चलती है। वो प्रेमचंद जी की बात से भी हम समझते हैं। क्या कहते हैं प्रेमचंद जी? किसी सत्य पर आधारित होती है। तो हम एक तत्व कहानी का या स्वरूप में कहानी का जो एक तत्व है वो ले सकते हैं, सत्य का आधार। हर कहानी में किसी जीवन के किसी न किसी सत्य का आधार होता है। अगला जो रूप है कहानी का, जो विशेषता है वो है मनोवैज्ञानिकता। कहानी हमेशा मनोवैज्ञानिकता को लिए हुए होती है। जो कहानी मनुष्य को मन को नहीं समझती है, मन के भीतर का विश्लेषण नहीं कर पाती है, वो कहानी कहानी नहीं हो सकती। और यदि कहानी मान भी लेते हैं तो वो कोई अच्छी कहानी नहीं होगी। अच्छी कहानी कब होगी? जब उसमें कोई न कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य उपस्थित रहेगा। अंतिम जो स्वरूप अर्थात कहानी को पहचानने की जो बात है वो है सक्रियता। कहानी में घटनाक्रम की सक्रियता होती है, निष्क्रियता नहीं होती। कहानी में जो भी घटनाक्रम घटता है तेजी से घटता है, उसमें समय नहीं होता, अवकाश नहीं होता कि हम इंतज़ार करते जाएं कि कब कौन सी घटना घटेगी। अब उपन्यास है या महाकाव्य है, उसमें तो हम बहुत सी चीज़ें घटना घटित करवा सकते हैं, धीरे धीरे करवा सकते हैं। ये वही जो है आजकल के कैमरे जो चल रहे हैं, हमारे मोबाइल में जो कैमरे चल रहे हैं, आप एक वीडियो बना रहे हैं, सामान्य गति से चल रहा है, एक वीडियो आप बनाएंगे बहुत तेज़ी से चलेगा, एक जो है स्लो मोशन में भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं आज की तारीख में। अब आपके पास है नहीं है वो तो एक अलग मुद्दा है, आपने कौन सा फ़ोन ले रखा है, उसमें किस तरह का कैमरा है, वो अलग है। तो कहानी में घटनाक्रम की सक्रियता होती है, लगातार सतत रूप से घटनाएं घटती रहती है। तो इस तरह से एक कहानी का हमारे सामने स्वरूप निखर करके आ जाता है। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कहानी के स्वरूप के बारे में कि कहानी आकार में छोटी होती है, लघु होती है, उसमें संवेदनाओं की एकता होती है, उसमें प्रभावान्विति होती है, उसमें सत्य का आधार होता है, उसमें मनोवैज्ञानिकता होती है और घटनाक्रम की सक्रियता होती है। इसके आधार पर आप अपनी एक परिभाषा यदि बना करके लिख सकें तो लिख करके आ सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, लेकिन मेरी परिभाषा कहानी के बारे में ये है, तो उसका प्रभाव जांचने वाले पर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, अधिक अच्छा रहेगा। इसी के साथ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि कहानी का स्वरूप क्या होता है, कहानी की परिभाषाएं क्या होती है, हम कहानी किसे कहेंगे।
तो इसी के साथ मैं आज की अपनी ये बात यहीं पर समाप्त करता हूँ या उसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।